सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और बुआ का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बुआ जी, कितना अच्छा लग रहा है जब हम साथ में मिलकर बैठते हैं और इस तरह से बातें करते हैं। बिल्कुल, हमें तो अच्छा लग रहा है। हमारे जो साथी बैठे कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें कैसा लग रहा है। लेकिन स्वागत हमारे एक साथी ने बड़ा प्यारा सा किया है जी। देखते हैं कैसा किया है। धूप और 43 डिग्री तापमान से टीम को और श्रोतागण को ठंडा ठंडा वंदन। वैसे तो कहते हैं ना बड़ा गर्मजोशी से स्वागत होना चाहिए, लेकिन ये ठंडा ठंडा वंदन जो है बड़ी राहत दे रहा है। लिखते हैं कि खिड़की गाने का इंतजार, अस्थमा दिवस, सब स्वस्थ रहो, शुभकामनाएं। आम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, गुण सुनेंगे, कचरे में छुपा ज्ञान, कुछ नया सा लग रहा है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपने लिखा है। वैसे तो आभार इन्होंने भी प्रकट किया है। जाहिर है कि आप सबने आभार इसलिए प्रकट किया कि भाई हम हाजिर हो गए लेकर हमेशा की तरह, और हम धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि आप सब सुन रहे हैं बैठ के कार्यक्रम, शामिल हो गए आप साथ जी। लेकिन हम तो काफी आम के आनंद उठा चुके हैं। शायद उनकी तरफ वाकई मौसम में आता होगा। हम बेमौसम वाले आम का भी थोड़ा आनंद उठाते नहीं, अलग अलग समय पर अलग अलग आम फरते हैं जी। फरते हैं तो उनके अपनी अपनी किस्म होती है, उस हिसाब से होते हैं। अलग अलग शहर में, एक ही शहर में कुछ आम में पहले फल आ जाता है, कुछ बाद में आते हैं। यहाँ तक कि बसंत के जब मौसम आता है नई कोपलें आती हैं, उस भी कुछ पेड़ जो होते हैं अभी तक बिल्कुल पतझड़ का ही मौसम मना रहे होते हैं, कुछ में कोपलें आने लगती हैं, तो थोड़ा आगे पीछे चलता रहता है। कोई बात नहीं, अब जब खाएंगे तब आप उसका गुण समझेंगे। लेकिन विश्व अस्थमा दिवस पर हम आज बात करेंगे, वहीं हम सेहत से भरे आम की बात करेंगे और गीत मंजरी में हम झांकेंगे खिड़की से जी। और कचरे में क्या ज्ञान छुपा हुआ है जी, ये बड़ा नया सा विषय है, इस पर जरूर हम बातचीत करेंगे। और साथियों को समझ में क्या नहीं आ रहा है, गीला कचरा जो है, सूखा कचरा कितने तरह का होता है, उनको किस तरह से अलग अलग रखना बहुत जरूरी है, अलग रखने से क्या फायदे हैं और अगर मिला देंगे तो क्या नुकसान होगा, इस पर हम बात करेंगे, है ना? और विश्व अस्थमा दिवस जो है सांस से जुड़ा हुआ रोग है। अस्थमा सांस से जुड़ा हुआ एक रोग है और पहले तो बड़ी उम्र की व्यक्तियों को ही अस्थमा की परेशानी हुआ करती थी, लेकिन इन दिनों क्योंकि प्रदूषण है और जीवन जीने के कई तरीके हमने बदल लिए हैं, तो इसलिए बच्चों को भी ये रोग होने लगा है। तो और कई बार सांस से जुड़ी जो बीमारी होती है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, लगता है कि बस थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी अपने आप ही, और थोड़ा धूल में गए थे इसलिए खांसी आ गई, कोई बात नहीं। और ये मान के भी चलते हैं जो खांसी है वो बहुत दिनों तक चलती रहती है, खासतौर से ये जो सूखी वाली आने लगती है। किसी बीमारी के बाद अगर लग गई तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये सूखी वाली खांसी अरे बड़ी मुश्किल से जाती है, जाएगी नहीं। हम उससे परेशान रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये तो रहेगी, ये जाने वाली नहीं है। नहीं, क्योंकि दूसरे ज्यादा परेशान रहते हैं, हम कहाँ परेशान रहते हैं। दूसरे तो परेशान आजकल ना अगल बगल जो लोग होते हैं ना, उनके कान से खड़े हो जाते हैं, अच्छा ये खांस रहा है, इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो, क्योंकि डर लगता है ना कुछ संक्रमण हो सकता है। अभी फिर से कोविड भैया जो है वो जागृत हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग डरा रहे हैं, तो ये डर तो लगता है। तो अस्थमा भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है ना। और इस दिन के जरिए अस्थमा से जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया जाता है और इस विषय में जागरूक हों लोग, इसके लिए जागरूकता बढ़ाने का काम भी हम करते हैं। देखो, क्योंकि छूने से भी होता है, बहुत सारे लोग मानते हैं, जैसे हमने अभी कहा ना कि लोग भागते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, ये छूने से नहीं होता है, संक्रमण में नहीं होता है। जो इससे पीड़ित है उन्हें भी समय पर अगर इलाज कर दिया जाए तो ठीक हो जाता है। तो इसलिए आज ये महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है कि भाई समय से इलाज करवाएं, सही समय से देखभाल की जाए, उचित रूप से इलाज किया जाए तो इसे रोका भी जा सकता है, यानी कि और ज्यादा लोगों को न हो, ये भी इसकी भी संभावना जो है तलाशी जा रही है। बिल्कुल। और इस दिन के विषय में अगर बात करें तो साल 1998 में इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की थी और हर वर्ष मई के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है ये दिन। और प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी इस दिन की थीम है, और थीम है 2024 में विश्व अस्थमा दिवस की, अस्थमा शिक्षा
सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण यानी कि शिक्षा भी ली जाए और उसके लिए एकजुट करके हम पावरफुल तरीके से खड़े रहें ताकि इसको जड़ से निकाला जाए। लगभग बहुत सारी साथियों ने ऐसी ही जानकारी लिखकर भेजी है। ये लिख रहे हैं कि इसके संग संग ये भी लिख रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से इसे ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने मनाया था और 98 में ही 35 से ज़्यादा देशों ने इस देश को मनाया था। इसके बाद दुनिया भर में सांस से जुड़ी बीमारियों को लेकर जागरूकता बढ़ाने, अस्थमा के बारे में शिक्षा फैलाने के मकसद से हम इसे हर साल वही वाली बात कि मई महीने के पहले मंगलवार को मनाते आ रहे हैं। जी, लेकिन हम दूसरे मंगलवार को मनाने वाले हैं क्योंकि दूसरे मंगलवार को मनाते हैं, पर कोई बात नहीं, दिवस मनाना चाहिए। जी बिल्कुल, पहले मंगलवार को नहीं, नहीं, दूसरे मंगलवार को मनाते हैं और मनाना भी चाहिए क्योंकि इस दिन को मना के एक जागरूकता हम अपने अंदर, अपने आसपास के लोगों के लिए भी ला सकते हैं। अरे लाना ही चाहिए। देखो, हमारे साथी लिख रही हैं कि सब विषय रोचक हैं, अस्थमा की जागरूकता के बारे में जानेंगे, सेहत से भरा आम क्या बात है, मुंह रसीला हो जाता है आम के नाम से। उस पे से खास बात इन्होंने जो आगे गुलाब लगा कर लिखा है कि मैं समझ नहीं पाती हूँ ये अस्थमा है क्या भला। कभी कभी एकदम सही होती हूँ पर फिर कुछ समय बाद सांस फूलना, खांसी आना वगैरह शुरू हो जाता है। गले में खराश लंबे समय तक बनी रहती है। बहुत बेकार सी बीमारी है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इससे। प्राणायाम के लिए सब कहते हैं, वो भी शुरू किया, लेकिन इन्होंने भी थोड़ा सा ऐसा पॉज देके लिखा है, पर कुछ हमारी भी असावधानी है। मैं भी रेगुलरली प्राणायाम नहीं करती हूँ, तो कृपया अगर अस्थमा से आपको मतलब अगर आपको छुट्टी चाहिए और आपको छुट्टी चाहिए इससे, तो प्राणायाम को आपको निरंतर करना चाहिए, जीवन में पूरी तरह से नियमित रूप से करना होगा। तो बहुत जल्द आप इससे छुटकारा पा जाएंगे कि स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे व्यायाम होते हैं और आपका शरीर भी मजबूत होता है। प्राणायाम जैसा कि नाम से ही है कि प्राण का जो है आयाम, जो ये पहलू है, उसमें हम प्राणवायु पर ही काम करते हैं। तो प्राणायाम करने से बहुत लाभ मिलेगा। हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि कृपया आप इसको निरंतर करिए। आप खुद ही समझ रही हैं कि आप क्या गलत कर रही हैं, तो आप रेगुलर करिए। जैसे सांस लेते हैं वैसे ही प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हमारे और भी साथी जो हैं वो इससे छुटकारा पा सकते हैं। या जो दवा भी ले रहे हैं चिकित्सक के पास जाकर, वो कम से कम जो भी दवा ले रहे हैं उसका ठीक से इलाज करें। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं ना, खांस लिया थोड़ा सा, सोचते हैं अरे ठीक है, ठीक हो जाएगा, तो भाई ये लापरवाही न रखें। कभी कभी कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसमें एक लंबे समय तक अगर आप दवाइयां नियमित रूप से लेते रहें तो आपको दवाइयों से और रोग से दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत बढ़िया बात है कि दवाइयों से भी छुटकारा मिल जाएगा ना। लेकिन एक वक्त पे हमें ऐसा लगता है कितने दिन हो गए दवाई लेते, अब नहीं लेंगे, तो वो जो अंतिम थोड़ा सा वक्त रहता है ना, दवाई ले लें जिससे दुम बच जाती है, पूछ जो है ना, उसे छोड़ लेते हैं तो पूरी हाथी वापस आ जाता है। जी, पूरी हाथी निकल गई, हमने पूछ पकड़ लिया, वो पूछ के दम पे फिर से वापस आ गया। तो भाई ऐसा है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे ओढ़ने की चादर है वो साफ रखिए, क्योंकि उससे कभी कभी जो होती है आपको संक्रमण की संभावना, या यूं कहे कि थोड़ा सा ठसका जो लग जाता है, उससे खांसी आने लगती है। और घर में साफ सफाई बहुत ज्यादा जब करते हैं तो धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही है, तो ऐसे में भी जिन्हें अस्थमा की शिकायत है वो उन्हें अपना या तो मुंह बांध कर रखना चाहिए या छुट्टी लेके कहीं घूमने जा सकते हैं। और बाकी लोगों से कहते हैं तुम सफाई करो, बाकी लोग भी मुंह बांध कर सफाई करें। नहीं करें, लेकिन जब सफाई हो जाए तो बता देना, हम वापस आ जाएंगे साफ सुथरे घर में। तो और क्या करें। और जो पालतू पशु होते हैं हमारे, तो कईयों के बहुत ही सूक्ष्म रेशे होते हैं, जो होते हैं शरीर के, बाल, वो इधर उधर उड़ते हैं जिसके के बारे में हमें नहीं पता होता जी। लेकिन उससे भी ये परेशानी होती है, अक्सर होती है। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम ना रखें, जिन्हें पसंद है वो अपने घर में इन्हें पालें, लेकिन उनका ख्याल रखना पड़ेगा और साफ सफाई बरकरार रखनी जी। हो सकता है आप ही को इससे एलर्जी हो, इस बात का ख्याल रखें। धूल मिट्टी की तो बात हमने की ही, लेकिन एक बहुत तेज खुशबू जो होती है किसी खास तरीके की, हो सकता है उससे भी आपको खांसी आने की संभावना हो, धीरे धीरे वो अस्थमा का रूप ले ले। तो इस बात का ख्याल रखिए, उससे बचिए। और कुछ जो पराग कण होते हैं वो जब वायु में होते हैं या वातावरण में, तो कुछ लोगों को उससे तकलीफ होती है, वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस बात पर भी आप थोड़ा सजग रहिए, देखिए कि क्या दिक्कत है आपको, और इलाज के साथ साथ इन सब चीजों का भी ख्याल रखिए। बिल्कुल, है ना, हम भी ख्याल कर लेते हैं। शर्माना कुछ
बोलो ना बोलो, सब जान गया दीवाना। सुनिए जाना, क्या प्यार में शर्माना, कुछ हम भी सुनाएं, कुछ तुम भी कहो। दिल और नजर मिल जाना। सुनिए जाना, क्या प्यार में शर्माना, कुछ हम भी सुनाए, कुछ तुम भी कहो। हल्के हल्के चिलमन के करीब आना, कुछ हम भी सुनाए, कुछ तुम भी कहो। तो इस तरीके से हम काफी सारी बातें कर सकते हैं ना बुआ जी? ऐसा करो। तो हम तो यही सोच रहे थे कि इस विषय में बात करें, फिर उसी वक्त आप बता रहे आम के बारे में जब से सुना है तब से भाई देखो मुंह में रस आ गया हमारे साथियों के, तो भाई पहले उसका जो है ना स्वाद वो पूरा चख लें। तो कुछ ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि सेहत से भी भरा हुआ है, स्वादिष्ट तो इतना है कि पूछो मत। कहते हैं फलों का राजा है ये आम, तो और कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, न जाने कितनी कितनी सी चीजें हैं। तो गर्मी का मौसम है तो आम का जो है भरपूर मजा लिया जाए। जी भरपूर मजा तो लेंगे, लेकिन आम के बारे में सोचते हुए एक अंतराल क्यों ना ले लिया? ऐसा लो। अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। गुठली सहित आम के साथ हम लोग हाजिर हैं, गुठली वाले आम के साथ। जी आम और गुठली एक दूसरे के सखी हो सकते हैं ना? सखी नहीं हो सकते? सखी हो सकते हो, सहेली हो सकते हैं, और सखा भी हो सकते हैं, लेकिन रसीला तो हो ही सकते हैं भाई, क्योंकि खुद को आम खाने से कौन रोक सकता है, क्योंकि बिरला ही कोई होगा। जैसे आम और केला दो फल ऐसा लगता है कि निरापद है, हर इंसान इसको पसंद करता होगा। बिल्कुल। और आम तो कभी कभी मिलता है, केला बेचारा पूरे साथ निभाता चलता है। हाँ ना। और ये चूंकि 2 महीने 1 महीने के लिए आते हैं तो जैसे बड़े नखरे में रहते हैं। हाँ, और हर इंसान ढूंढता रहता है, सूंघता रहता है उनको कि अच्छा वाला मिल जाए, मीठा वाला मिल जाए, क्योंकि भाई इसके संग संग स्वाद तो है ही, लेकिन जो सेहत का खजाना जो है उसकी तो बात ही अलग है ना। और बुआ जी आम के बारे में हमने एक बार सखी सहेली में ही बात की थी ना, कितने प्रकार के आम हो सकते हैं, बहुत ज्यादा, और नाम से पहले प्रोग्राम खत्म हो गया था जी। बहुत सारे नाम हमारे श्रोताओं ने भी भेजे थे, हमने भी मिलाए थे, बिल्कुल। और दुनिया भर के नाम उनके और अलग अलग तरह के आम। लेकिन कच्चे आम की अगर बात करें तो गर्मी है, गर्मी का मौसम है, लू भी लग जाती है कई बार किसी को। तो जब लू लग जाती है तो कच्चे आम को उबाल कर आप उसकी गुठली को निकाल कर पैर के तलवों में घिसते हैं जी, तो गर्मी का असर चला जाता है। जी हाँ, हाथ की हथेली में भी घिसते हैं। हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा था पूरे चेहरे पर इसका लेप लगाया जा सकता है। ये हम लोगों ने की थी, और वाकई बिल्कुल इसको लेकिन बार बार याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि है बड़ी साधारण सी बात और हम सोचते हैं कि इसको एवं ही टाल दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। और कच्चे आम का पना भी तो बना सकते हैं ना, फिर वो गुठली को पैरों में लगा लिए, आम के आम गुठलियों के दाम वाला बात हो जाती है। और अगर आम के पने की बात करोगी तो फिर तो पानी पूरी याद आ जाता है, यानी गोलगप्पे में वही पानी अगर डालकर पिया जाए तो उसका मजा ही अलग होता है। तो आनंद भी आ जाएगा आपको, साथ ही साथ लू का जो असर है वो भी उतर जाएगा। तो बड़ा एक साथ 2 फायदे हो जाने वाले हैं। और कच्चे आम से वजन भी कम होता है, ऐसा है जी, क्योंकि प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जी। तो इससे बस कच्चे क्या पक्के आम से भी ये आपको फाइबर मिल जाता है। अच्छा, लेकिन एक बात ये बताओ, जैसे तुम कह रही हो वजन कम होता है, तो जितना हम खाना खाते हैं उतना खाते रहे, उसके संग ऊपर से आम खा लें,
तो वजन कम हो जाएगा। फाइबर से वजन कम होता है, इसलिए कहा जाता है कि फाइबर खाइए, खाने में फाइबर इस्तेमाल कीजिए। तो बस इस तरह से ही आम के बच के निकलना चाह रही हो, निकल नहीं सकती। हम बता नहीं सकते कि ज्यादा आम खाने से वजन बढ़ भी जाता है। यही तो हम भी कह रहे हैं भाई, ये तो वर्ड फेमस है ना पूरे मोहल्ले में कि भाई आम जो है जब आता है तो हम लोग पूरा पहले तो खाना खाते हैं, हाँ, उसके बाद मन भर के आम खाते हैं, यानी जब तक मन नहीं भर जाए तब तक आम खाया जाता है, चाहे वो मीठा आम हो, चाहे ये आम का पन्ना हो, चाहे मीठे आम का आमरस हो, हाँ, और चाहे फाँक काट के उसमें मलाई मिला के खाई जाए, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। तो इसमें चूंकि लेकिन फाइबर है जैसे तुमने कहा, तो इस बात का अगर हम ख्याल रखें कि हाँ इसको खाने के तौर पर लें कि ये भोजन हो गया हमारा, तो शायद हमें आराम मिलेगा। वैसे इसमें अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो विटामिन है, खनिज है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो कई तरीके के लाभ होते हैं, जैसे हृदय जो स्वस्थ रहता है, वहीं इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से हमें लड़ने के लिए ताकत देता है। बिल्कुल, और आम में विटामिन सी भी है जो रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखता है और त्वचा को ताजगी देता है, निखार देता है। कहते हैं ज्यादा आम अगर खाया जाए, हाँ, पका हुआ आम, तो आपका खून भी बढ़ता है। तो जो अक्सर हम खून कैसा हमारा खून कम है या बढ़ गया है देखने के लिए आमतौर पर जो इस तरीके हमारे तरीके के नौसिखिए लोग होते हैं वो अपने नाखून को देख लेते हैं कि दबा के कि कितना गुलाबी है या अच्छा रंग दिख रहा है, खून आ रहा है कि नहीं ऊपर, है ना, तो पता चल जाता है। तो अगर आप आम ज्यादा खाते हैं तो आपको इस तरीके से पता चल जाता है। ये बचपन वाली बात कब छोड़ोगी? नहीं, अभी उसका फायदा हो रहा है, इससे देख के हमें पता चल जाता है। मन कम से कम खुश हो संतुष्ट जाता रहता है और दूसरे को दिखाते देखो तुम्हारे में ऐसे पीलापन आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारे में खून कम है। कभी कभी हल्दी वाली खाना ज्यादा खा लेने की वजह से भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। आम है इसलिए आम जन में इतना लोकप्रिय है और प्रकृति ने आम की इतनी विविधता रखी है कि हर वर्ग के लोग अपने पसंद और सामर्थ्य के अनुसार इसे पसंद करते हैं, तभी तो ये राजा है। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, बात बिल्कुल सही है। और हमारे एक साथी लिखते हैं, सेहत से भरा आम, वाह क्या बात है। बनारसी लंगड़ा याद आ गया, भर पेट बाल्टी में पानी लेकर ठंडा कर करके गर्मी में खाया जाता था। खाते तो अब भी हैं, किंतु अब भरपेट नहीं। फ्रिज आने से उसमें अब वो स्वाद नहीं और अस्वास्थ्यकर भी हो चला है। लोग कार्बाइड से समय पूर्व पकाकर बेच रहे हैं। भाई समय पूर्व पका रहे हैं वो तो बात इसमें तो हम सहमत हैं, लेकिन बाल्टी में रख के अभी भी क्या जरूरत है आपको? आपके घर में बाल्टी तो है, पानी भी है, फ्रिज में रखने की क्या जरूरत है जो आपको स्वाद नहीं आ रहा कह रहे हैं आप? भाई उसके लिए एक बात और है कि हम कह सकते हैं, सलाह तो क्या देंगे आप सब जानते ही हैं। पहले तो पानी पीने के लिए मिट्टी का घड़ा रखिए और उसके आसपास सब सजा दीजिए आम। देखिए उसमें ठंडक भी आ जाएगी, तरावट भी आ जाएगी, और फिर पानी आप मिट्टी के घड़े का पिएंगे तो वो भी स्वास्थ्यवर्धक होगा और साथ में ठंडा ठंडा आम भी आप खा सकते हैं। तो और मिट्टी के घड़े के पास में जो रेत लगा दी जाती है उससे इतना ठंडक बनती है। बहुत बढ़िया। पुदीना भी आप उगा सकते हैं वो अपने घर, वो बहुत अच्छा लगता है। आम के आम कई गुठलियों के दाम हो जाएंगे, एक गुठली का नहीं होगा। तो सेवन कैसे किया जाए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि आम से आराम तो मिलता ही है, तुमने बाकी चीजें बताई और भी साथी हमारे यही सब बातें बता रहे हैं। कब्ज में भी राहत मिलती है, लेकिन कुछ लोगों को इससे कब्ज हो भी जाता है, लेकिन पाचन को सुधारता है। फिर बात होती है कि कितनी मात्रा में हमने लिया, कब लिया, किसके बाद लिया, इस पर निर्भर करता है। और आम को तो हम लोग जैसे ना कि आम की मात्रा नहीं होती है, सेहत के आम मन भर के ही खाया जाता है, मतलब स्वाद के लिए खाया जाता है, इसको सेहत के लिए कतई कोई नहीं खाता है। लेकिन फिर भी हम बताना ये चाहेंगे कि ऐसा सुनने में आता है कि ज्यादा सेवन न किया जाए, ऐसी सलाह चिकित्सक देते हैं। बिल्कुल, और पके आम का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो उसे, जैसे कि हमारे साथी ने भी बताया, पानी में भिगोकर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उष्णता जो उसकी होती है, जैसे फोड़े फुंसी जैसी समस्याएं हो जाती है अक्सर, वो नहीं होती है। और बताया जाता है कि अगर पके आम का आप सेवन कर रहे हैं तो दूध के साथ आप इसे अगर लेते हैं तो ठंडक बनी रहती है ना? हाँ, अरे वाह, तब तो ठीक है भाई, हमें तो दूध के संग बहुत पसंद है। लेकिन जैसे तुमने कहा कि इसको पानी में अच्छे से भिगोना है, तो इसके साथ साथ एक बात और है कि जहां से डंडी इसकी चिपकी रहती है वहां से इसको अच्छे से काट के निकालिए, या अगर आप चूसने वाला कर रहे हैं तो अच्छे से 10-20 बूंद आप उसकी निचोड़ कर निकाल दीजिए, क्योंकि जो चोपी रहती है वो कहीं जहां लगती है वहां पे बहुत तकलीफ देती है। तो जाहिर है कि इन सब चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। गर्माहट इसकी निकलना बहुत जरूरी है, यूं ही न खा लिया जाए, तो भले चंगे रहिए इसके लिए। लेकिन 10-20 बूंद रस में उसका नहीं जान नहीं निकलेगी, हम समझ रहे हैं, तुम सोच रही हो कि कैसे क्या हो जाएगा। हम पीछे से खा सकते हैं, फिर भी अंत का छोड़ना पड़ेगा आपको। हमारे साथी लिख रहे हैं कि गुठली का सेवन करने से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिल सकती है। दस्त की समस्या से परेशान है तो आम की गुठली के चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। और गुठली शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का भी काम करती है, वायरस और बैक्टीरिया की वजह से शरीर को होने वाले नुकसानों से भी बचाती है। बिल्कुल, और
पीरियड्स या माहवारी के समय में जब दर्द जी। होता है तो इस वक्त में भी आम की गुठली के चूर्ण का सेवन करने की सलाह दी जाती है। साथ ही हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को राहत देती है ये गुठली का चूर्ण, ऐसा कहा जाता है। दांतों के लिए भी काफी फायदेमंद जी। तो ये हमारे साथी ये सब जानकारी लिखकर भेज रहे हैं। इन्होंने ये भी लिखा है कि गुठली के चूर्ण से पेस्ट बनाकर बालों में अप्लाई कर सकते हैं, इससे बालों की मजबूती तो मिलेगी, डैंड्रफ से भी छुटकारा मिलेगा, यानी कि जो रूसी होती है उससे भी आराम मिलेगा। तो ये है गुण इसके। और एक गुण और है कि इसको बड़े मजे से लोग ना उसमें मिला देते हैं, अमचूर में, पाउडर में चूर्ण तो अपने आप ही फायदे हो जाते हैं ना। नहीं तो कृपया नहीं मिलाएं, क्योंकि आप खटाई के लिए डाल रहे हैं तो वो अलग मामला है। तो कभी हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि मिलावट किन किन चीजों में कैसी कैसी होती है। लेकिन फिलहाल हम लोग एक गीत सुनेंगे, बिल्कुल, है ना। तो दिल को आपके कदमों पे रख दिया, हमने तो दिल को आपके कदमों पे रख दिया। इस दिल का क्या करेंगे ये अब आप सोचिए। तो दिल को आपके कदमों पे रख दिया। जब दिल से हमने जोड़ लिया दिल का सिलसिला, जब दिल से हमने जोड़ लिया दिल का सिलसिला, आगे है क्या नसीब में जाने मेरी भला, छोड़ा जवाब ही पे मोहब्बत का फैसला, क्या फैसला करेंगे ये अब आप सोचिए। हमने तो दिल को आपके कदमों पे रख दिया। दिल को आपके कदमों पे रख दिया। इस दिल का क्या कर
करेंगे ये अब आप सोचिए। हम आपकी वफा की कसम खा रहे हैं आज, कैसे वफा करेंगे अब आप सोचिए। हमने तो दिल को आपके कदमों पे रख दिया। तो भाई हमारे साथियों ने लिखा है अलग अलग प्रांत में कैसे खाया जाता है। गुजरात में आम बाजार में आता है तो रोज घी में डुबोई दोपड़ी रोटी और आम का रस खाया जाता है। तो भाई ये तो सभी लोग खाते हैं। कुछ लोग केवल फांक से खाते हैं, सबसे आसान है, जिसको शक्कर नहीं डालना है ऐसे ही काटिए फांक छिलके और उसके बाद खा लीजिए रोटी। पर हमारे साथी ने जो एक क्या? बात लिखी है वो दिल दुखाने वाली बात है ना? हाँ, कह रही आज तो बुआ जी आम के आम गुठलियों के दाम हो गया यहाँ। आज मेरी बुआ घर आई हैं गोलगप्पे से भरे झोले लेकर और अभी कुकर की सीटी आवाज दे रही है और बोल रही है आम पक गया है। लग रहा है सखी सहेली के खत्म होते होते पानी पूरी की पार्टी हो ही जाएगी। हाँ भैया आप ये पार्टी कुछ- मनाइए। इतने खुश हैं इनका, उन्होंने जो स्माइली भी भेजी है ना, बस चिढ़ाता हुआ चेहरा है। भाई ये बिल्कुल सच में तीर निशाने पर लगा दिया इन्होंने। गलत है गलत है गलत है। गलत अरे पर हमने ऐसा जिक्र किया था, पर कोई बात नहीं, हमारी बुआ जी भी यहाँ ही हैं जी, और हम लोग बनाएंगे भले ही हम जल्दी। गोलगप्पे के लेकर नहीं आए झोला, कोई लेकिन बात आम नहीं। हमारे पास है। आम हमारे पास है तो आज रोटी आम खाएंगे, है, रोटी हम खाएंगे। खा लेंगे। हम किसी और- भी तरह से कमी नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वैसे अस्थमा के बारे में हमारे साथी ने बड़ी अच्छी सी जानकारी जी। लिखी है। निर्भर करता है कि सबसे पहले जाना जाए कि श्वसन प्रणाली का विकार है। इसके अनेक कारण हुआ करते हैं। इसके मूल में पाचन संस्थान की विकृति है, क्योंकि भोजन के पाकोपरांत बनने वाला अपक्व रस काइल ही इसके सम्यक पाचन न होने पर बनने वाला कफ श्वसन प्रणाली में एकत्रित होते हुए श्वास की बीमारी का कास पैदा करते हुए करता है। कास एकत्र हुए कफ को बाहर निकालने की शारीरिक प्रक्रिया है, किंतु लोग सेडेटिव खाकर खांसी दबाकर कास को कास श्वास में परिणत कर दिया करते हैं। फिर इसमें इन्होंने लिखा है कार्टिकोस्टेरॉइड का सेवन करके रोग को दबाने के फलस्वरूप रोग को और बढ़ाते ही रहते हैं। आज के दिन इस रोग की जानकारी यहाँ तक बढ़ाया जाना चाहिए। तो बात बिल्कुल सही है आपकी। तो हमें थोड़ा सजग रहना चाहिए कि मूल में क्या है इसके कारण, और वहां से जड़ से इसको खत्म करें तो अच्छा रहेगा। और मूल में क्या है इस बात में और भी चीजों को जानेंगे। कचरे के मूल में क्या है, क्या खुशी है, क्या गम है। लेकिन अंतराल का समय हो गया क्या? हाँ तो वह चेहरे से लग रहा है। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और साथ में है आम और चूड़ा। तो बिहार की बात हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है कि भाई चूड़ा जो है वो डाल के भी आम रस में खाया जाता है। तो ये है सेहत से भरा हुआ आम, तरह तरह से इसका सेवन होता है, स्वाद में भी भरपूर इसका मजा रहता है। तो मजा लीजिए। ये तो लीजिए। और जो आम आपने खाया उसके छिलके जो उसकी गुठली वो कहाँ डालेंगे आप? कहाँ डालेंगे? सूखा कचरा या गीला कचरा? बहुत सारे कम लोग इसका ध्यान देते हैं ना, कहीं भी फेंक देते हैं, किसी भी तरह से फेंक देते हैं। इस मामले में भी थोड़ा सा हमें लगता है शिक्षित होने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हमें यही नहीं पता होता है। जैसे आमतौर पर आजकल हमारे साथी भी सुन रहे हैं कि गीला कचरा फिर सूखा कचरा कौन सा है, क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और क्यों अलग अलग रखना चाहिए ये भी हम नहीं ध्यान देते और कहते कोई बात नहीं ना, एक ही चीज तो है, एक ही तो कागज डाला है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं, जो कि एक नहीं होता, एक एक करके सभी अगर एक एक डालते हैं तो कितना सारा बहुत सारा हो जाता है। आप भी समझ सकते हैं। गीला कचरा अगर हम बात करें तो वो बायोडिग्रेडेबल जैविक अपशिष्ट हैं, यानी कि उनका रासायनिक विघटन संभव है, इससे जैविक खाद भी बन सकती है। लेकिन सूखा कचरा जो है उसमें ऐसी चीजें शामिल हैं जिनको पुनः नवीनीकरण करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए क्योंकि इनके विघटन में कई वर्ष लगेंगे, अगर इन्हें फेंकते जाएंगे तो धरती एक दिन भर ना जाए, इसलिए इसको पुनः नवीनीकरण की प्रक्रिया में लाया जाता है
यानी कि उससे बहुत सी रिसाइकिल चीजें- करके कुछ और हाँ। बनाया जाता है। जी। और गीले कचरे में जैसे अगर आते हैं तो आप भी समझिए कि रसोई के जो अपशिष्ट हैं वो हैं सब्जियां और फल के छिलके हैं, सड़े हुए फल की सब्जियां, फल हैं, सब्जियां हैं, बचा हुआ भोजन है, इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती है, पोछे हैं, कपड़े हैं, ब्रेड वादी जो बची हुई होती है जी। वो सब है। तो ये सब हो गया गीला हमारा कचरा, है बिल्कुल। ना। और और सूखे कचरे में सूखे कचरे में आएंगी कांच, प्लास्टिक, रबर, धातु की चीजें, पैकेजिंग की जो सामग्री होती है, हाँ। प्लास्टिक के डब्बे वगैरह, बोतल होती है, नैपकिन, दूध के पैकेट, डिब्बे, ये सब आते हैं सूखे कचरों में। जी। सूखे कचरे में जैसे कि आप कागज के प्लेट वगैरह भी जो प्रयोग में हाँ। लाते हैं वो सारी चीजें हैं, कागज की नैपकिन्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं। आजकल जी। लकड़ी के चम्मच जो आपने प्रयोग में लाए या प्लास्टिक के चम्मच, जो भी चीज है। जी। तो अगर सूखे कचरे को गीला ही फेंका जाए तो उसे सूखे कचरे में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि गीला होने के कारण उसमें कीटाणु पनपने का डर रहता है और उसके बाद फिर जो वो है इस्तेमाल के लायक नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उसे हटा दिया जाता है। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि हम सूखे कचरे को आगे इस्तेमाल के लायक बनाए रखें, ऐसा रखें उसको ठीक से। बिल्कुल, जैसे है वो ना? रहता है कुछ दूध की प्लास्टिक वगैरह, तो उसको हाँ। अगर हम बाहर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें जी, तो वो सूख सूख जाए। जाएगी और उसके बाद हम इसे अगर फेंकें तो सूखे कचरे में उसे शामिल किया जाएगा। और इसी करना तरह ही से- चाहिए अगर हाँ। आप सच में उसको सूखे में डालना चाहते हैं जी। तो थोड़ा सा आप मेहनत करिए, उसको वो कर लीजिए, धो लीजिए पानी से और उसको उल्टा करके ऐसे चाहे तो आप क्लिप से टांग दीजिए, जी। वो सूख जाएगा 1-2 घंटे में। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर स्वच्छता अपशिष्ट की बात करें, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन होती है, जी। बाल, नाखून आदि जो होता है, उसको हमें अखबार में लपेटना चाहिए और एक लाल क्रॉस से उसको चिन्हित कर देना चाहिए, ताकि जो सफाई कर्मचारी हैं वो उसे अलग से रख सकें। जी। इसी में लगभग टूटी हुई कैंची है या हाँ। सुई है टूटी हुई, या जो भी लोहे के इस तरीके की जो बहुत धारदार चीजें होती हैं, ब्लेड हैं, जी। ये भी चीजें निकलते ही तो हैं, इनको एक तरीके से रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें लगता है नेहा बिटिया की जो कांच के टुकड़े हैं, कोई शीशी हाँ। टूट गई, कप टूट गया, इनको भी कुछ इसी तरह से रख के और चिन्हित कर देना चाहिए, ताकि सफाई कर्मचारी से अलग रखें, क्योंकि खुद उनके भी मतलब कहना चाहिए घायल होने का खतरा रहता है अगर वो उसके कचरे में से छांटते हैं, करते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीके से दिक्कत की चीज है और एक इंसान के लिए बिल्कुल जानलेवा बन जाता है ये, है ना। और अगर हम हमें लगता है कि कितना हम करेंगे, लेकिन जी। अगर मान लीजिए हम करते जी। हैं तो हमारे पास बहुत कम है वो काम करने बिल्कुल। के लिए, क्योंकि हमें मान लीजिए अपने घर का है बस। हाँ, 2 दूध की पैकेट ही हमें सुखा के डालना है। लेकिन जब सफाई कर्मचारी पूरे लाखों टन कचरे में से हाँ। छांटते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम बिल्कुल। थोड़े थोड़े भी अपनी तरफ से थोड़ा सहयोग करते जाएंगे तो, क्योंकि आखिर में जाकर ये सब धरती के लिए, पृथ्वी के लिए। नेहा बिटिया, जी। सहयोग ये नहीं है, ये हमारा काम है। जी। हम किसी का सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये हम अपना काम जी। कर रहे हैं और खुद को ही मदद कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सफाई कर्मचारी का जो काम है उसे थोड़ा सा सरल बनाना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, जी। कर्तव्य है। घर पर ही कचरे को अलग कर लीजिए। सोचिए कि घर के जरा से कचरे को गीले और सूखे के हिसाब से छांटने में कितनी मेहनत लगेगी। एक घर की बात है और वो जब कम से कम एक व्यक्ति के पास कम से कम 25 से लेकर 50 घर का जी। की जिम्मेदारी जो होती है, वो कितना मुश्किल है? और धीरे धीरे आदत भी हो जाएगी हमारी, अगर हम ये काम करते रहते हैं। जी। तो जब आदत हो जाएगी तो फिर उतना ज्यादा लगेगा नहीं, भारी नहीं लगेगा। गीत भी सुनने की तो हमारी आदत पड़ी हुई है। हाँ। खाली डब्बा, खाली बोतल, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। बड़ा बड़ा सर खाली डब्बा, बड़ा बड़ा तन खाली बोतल, बड़ा बड़ा सर खाली डब्बा, बड़ा बड़ा तन खाली बोतल, वो भी आधे खाली निकले जिन पे लगा था भरे का लेबल, वो भी आधे खाली निकले जिन पे लगा था भरे का लेबल। ओ हमने इस दुनिया के दिल में झांका है 100 बार, ले ले खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार।
थे तब बंगलों में ठहरे, अरे खाली हुए तो हम तक पहुंचे। भरे थे तब बंगलों में ठहरे, खाली हुए तो हम तक पहुंचे। महलों की खुशियों के पाले, फुटपाथों के गम तक पहुंचे। महलों की खुशियों के पाले, फुटपाथों के गम तक पहुंचे। ओ इन शरणार्थियों के सर पर दे दे थोड़ा प्यार। ले खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार। खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। शहद में गुड़ के मेल का डर है, घी के अंदर तेल का डर है। तंबाकू में घास का खतरा, सेंट में झूठी बात का खतरा। मक्खन में चर्बी की मिलावट, केसर में कागज की खिलावट। मिर्ची में ईंटों की घिसाई, आटे में पत्थर की पिसाई। विस्की अंदर टिंचर घुलता, रबड़ी बीच प्लॉटिन तुलता। क्या जाने किस चीज में क्या हो, गरम मसाला लीद भरा हो। खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। यूं दुबदा में पड़ा है प्यारे, झाड़ दे पॉकेट खोल दे अंटी। यूं दुबदा में पड़ा है प्यारे, झाड़ दे पॉकेट खोल दे अंटी। ओ छान पीस कर खुद भर लेना, आओ 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 आओ। छान पीस कर खुद भर लेना, जो कुछ हो दरकार ले ले। खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार। खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। भाई खाली डब्बा ओ मेरी भाभी, खाली बोतल ओ लाला, खाली डब्बा। तो खाली बोतल जो है, जब हमें निकालना होता है घर से बाहर, तो जाहिर है कि हम खिड़की से झांकते हैं कि कोई मिल जाए जो इसे ले जाए। जी, खिड़की यानी वातायन, दरीचा, गवाक्ष, झरोखा और विंडो। नाम कई हैं लेकिन काम एक। आसपास के नज़ारों को हम तक कुछ छुपाकर तो कुछ सामने लाकर दिखाना। खिड़की की अहमियत क्या है ये सब जानते हैं। बंद दरवाजों के पीछे छुपे राज भी खिड़की से झांकते नजर आते हैं। इस खिड़की की बात ही निराली है। यहाँ से सूरज झांकता है, सुबह से शाम तक चहचहाती हैं चिड़िया। हवा कब धीरे से चुपके से दबे पांव खिड़की से अंदर आ जाती है, तो खिलते हैं रंग बिरंगे फूल भी। खिड़की से लिपटी हुई ये बेलें न जाने उसे क्या राज बताती हैं कानों में। कभी छेड़ती है कोई मीठा सुर, तो कभी ढलती शाम में डूब जाती है खिड़की। खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, अजी तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे वास्ते। जाओ जाओ होश में आओ, यूं आना जाना छोड़ दो, यूं आना जाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना
बात फकत इतनी सी है कि तुम मेरी हो जाओ, आओ आओ तुम मेरी हो जाओ। ऐसी बातें अपने दिल में साहिब तुम लाना छोड़ दो, शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। अजी रंग कभी तो लाएगी। जाओ जाओ जी यहाँ तुम्हारी दाल कभी गलने न पाएगी, अजी दाल कभी गलने न पाएगी। दिल वालों मत वालों पर तुम रोब जमाना छोड़ दो, तुम रोब जमाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। दरवाजे पर बैठे हैं पहरेदार कई, खिड़की बनी है यार नई, पूरे घर में भली सी लागे है ये खिड़की, यहाँ बैठने के लिए सुननी पड़े चाहे झिड़की, मैं खिड़की की और मेरी है ये खिड़की। महानगर हो या गांव शहर, ये खिड़की बनती है कितने किस्सों की साथी। भेजना हो प्रेम संदेश या कहनी हो दिल की बात, एक खिड़की ही तो है, जी हाँ एक खिड़की ही तो है जो किसी तरह करवा देती है सब बात। अरे हे ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। घर की खिड़की तो सभी को नजर आती है, लेकिन मन की खिड़की उसे कब तक बंद करोगे?
आखिर मन के झरोखे में ही तो बंद होती है कई बातें। मन के झरोखों को झांकना और ये जानना कि आखिर अंदर का हाल कैसा है, ये एक अच्छी आदत है। मन का झरोखा है हमारी आंखें, मन का झरोखा है ये हमारी आंखें। कभी कभी जब कोई बात हमारे मुंह के दरवाजे पर आकर ठिठक जाती है तो अखियों के इन झरोखों से कई बातें अपने आप ही बाहर आ जाती है। अखियों के झरोखों से निकली ये बातें होती हैं बहुत खास। झांको झरोखे से तो धोखा ही धोखा, नैनों की खिड़की दिल का झरोखा। झांको झरोखे से तो धोखा ही धोखा, नैनों की खिड़की दिल का झरोखा। झांको झरोखे से तो धोखा ही धोखा। झांको झरोखे से तो धोखा ही धोखा। जो है वो नजर आता नहीं, जो नहीं है वो नजर आता है। जो है वो नजर आता नहीं, जो नहीं है वो नजर आता है। साफ साफ आदमी जो देख पाए, मुश्किल से मिलता है ऐसा मौका। नैनों की खिड़की दिल का झरोखा। झांको झरोखे से तो धोखा ही धोखा। आँख एक पर्दा उठा देती है तो सौ पर्दे गिरा देती है। आँख एक पर्दा उठा देती है तो सौ पर्दे गिरा देती है। पर्दा उठाए कभी पर्दा गिराए, जैसे हवा का एक तेज झोंका। नैनों की खिड़की दिल का झरोखा। झांको झरोखे से तो धोखा ही धोखा। यूं धोखा देती है नजर, सबको पता है, सबको है खबर। यूं धोखा देती है नजर, सबको पता है, सबको है खबर। फिर भी ना माना जो है दीवाना, सारे जमाने ने रोका टोका। नैनों की खिड़की दिल का झरोखा। झांको झरोखे से तो धोखा ही धोखा। नैनों की खिड़की दिल का झरोखा। झांको झरोखे से तो धोखा ही धोखा। जिस तरह से घर और मन की खिड़की के झरोखे खुलते हैं, कुछ उसी तरह से दिमाग की खिड़की जब खुलती है तो कई बातें समझ में आने लगती हैं। कुछ और भी झरोखे होते हैं जिन्हें हम खोलते हैं। जी हाँ, आप समझ गए ना। कंप्यूटर स्क्रीन में कई विंडो यानी खिड़कियां खोलकर हम देश और दुनिया की खबर लेते हैं, अपने अलग अलग काम को अंजाम देते हैं। लेकिन इसी काम और कंप्यूटर स्क्रीन्स के विंडोज के बीच हम इस तरह से जिंदगी बिताने लगे हैं कि असली खिड़कियों को तो भूल ही गए हैं। ये खिड़कियां बंद की बंद हैं और इंतजार में हैं कि कोई तो आए और इस खिड़की को वापस मिठास की तरलता से भर दे। आखिर स्क्रीन से सर उठाकर
हम भी झांके झरोकों से और कोई गाए हमारे लिए। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। लगता है मेला न जाने कहाँ, आशिक जमा होते हैं यहाँ, पर सबको पता है ये दास्तां, इस घर में है एक लड़की जवां, आंखें झुका के गुजरो इस गली से, आने जाने वालों से कहती है ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। गम की घटा है ये छट जाएगी, आहों से दीवार फट जाएगी, जब सामने से ये हट जाएगी, घूंघट में गोरी सिमट जाएगी, एक रोज खुल जाएगी टूट के ये, कितनी नजरों के तीर सहती है ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। बारे में वो कुछ सोचे मेरे बारे में, वो हर बातें करे दो इशारे में, वो चुप से खड़ी है उस किनारे में, वो उस पार वो है और इस पार मैं हूँ, नदियाँ बीच में बहती है ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो तो बुआ जी खिड़कियों की बातें करते करते इस खिड़की को भी थोड़ा बंद करने का समय आ गया है। आज इस कह सकते हैं दुकान बढ़ाने का, या यूं कहें कि खिड़की बंद करने का समय आ गया जी। तो दीजिए इस खिड़की से नेहा शर्मा और बुआ को इजाजत स्वीकार कीजिए। नमस्कार।
सखी सहेली।